हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। दोस्तों, अभी तक हम 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चर्चा कर ही चुके थे और 7th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी हमने चर्चा कर लिया है और 7th क्लास का ये दूसरा अध्याय है जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम आप सामने देख ही रहे होंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी हमें जो जानकारी इस क्लास में है वो हम सारी चर्चा इस क्लास में करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम एनसीईआरटी के पीछे न जाकर के सिर्फ एनसीईआरटी तक ही सीमित हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी पता होता है तो मैं यहीं तक इसको सीमित करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा बताने का प्रयास किया तो एक तो पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं होगा, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यू के साथ तक ही सीमित रखना है अपने आप को। पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें सिलेबस पर रहना है। तो कुछ चीज़ें लगती मुझे कि मैं यहाँ बता दूँ, लेकिन वो सिलेबस और पीवाईक्यू को देखते हुए मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तो बेवजह मैं चर्चा करने से बचता हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे, मैं यहाँ पर किसी की आलोचना करने से बचता हूँ। मैं बहुत सारे जो यूट्यूब में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं या जिनसे मैं कभी पढ़ा था, तो मुझे ये एहसास होता है कि बहुत सारी फालतू की चीज़ें बता देते हैं जिससे हमारा जो समय है वो बहुत खर्च हो जाता है। जहाँ हमें जो है 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे में जो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, वहाँ हमें 5-5 6-6 घंटे 5-5 6-6 क्लासेस देनी पड़ती हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब आप, ये अध्याय है, अब इससे संबंधित यूपीएससी में हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जहाँ तक मैंने इसको समझा है। ठीक, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, वो भी इस एनसीईआरटी से ज़्यादातर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं जो चर्चा करूँगा उससे संबंधित वो क्वेश्चन हल कर देंगे। अब देखिए, हम अभी क्या है कि हम 7th क्लास में हैं, फिर जैसे 8th क्लास में आएंगे, फिर 9th में आएंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं ये आगे भी हमें चर्चा करने को मिलेगी। जब हम 9th 10th 11th 12th में आएंगे तो इसका एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा इन्हीं एनसीईआरटी की जो हमें शब्दावली। अब देखिए, 7th क्लास की एनसीईआरटी से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है 7th क्लास की पुस्तक है। और 6 से लेकर अगर 12 तक कोई बताता है कि अगर 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तक इम्पोर्टेंट है तो वो सच में इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें ये बचना है इससे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें फालतू की हैं, जिससे हमें, जैसे अब देखिए, मैं चाहता तो मैं पूरी किताब, बहुत सारे यूट्यूबर लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उन तरह की चीज़ों पर भरोसा ना करके आपको बिल्कुल स्वच्छ चीज़ दे रहा हूँ कि जो साफ़ सुथरी चीज़, बिल्कुल जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने उसी को लगा कर दिया। इसमें काफ़ी समय भी लगता है, एक एक पीपीटी बनाने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इन चीज़ों को, महत्व को समझिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समय ज़्यादा खर्च ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पुस्तक में, हम पुस्तक ला करके हमें पुस्तक प्रकाशित करके हम तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो कोई वैज्ञानिक बना करके हमें दे रहा है लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उनको हटा देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम उनसे बचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको इन चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा। तो सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँ, हालांकि मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में इन चीज़ों की चर्चा करी थी। ठीक, पहले तो ग्रह, उपग्रह और तारा के बीच अंतर क्या है। 6th क्लास की एनसीईआरटी का शुरुआत के 2-3 चैप्टरों में मैंने इनकी चर्चा करी थी, तो आप अगर चाहो तो उनको देख सकते हो। हालांकि मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, नया पेज लेकर के ही बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक, हाँ दोस्तों, अब देखिए, पहले तो आप, ये क्या हो गया, ब्रह्मांड। ठीक, ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगा हैं, गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सी, असंख्य गैलेक्सीज हैं। मान लो ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी। ठीक, इन गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं। ठीक, मिल्की वे बोलते हैं।
ठीक। तो इसको जो है अब तो ये ब्रह्मांड हो गया, उसके अंतर्गत ये हमारी गैलेक्सी हो गई, उस गैलेक्सी के अंतर्गत कई सारे सौर मंडल है, तो उसमें हमारा एक सौर मंडल ये हो गया। ठीक। उस सौर मंडल का मुखिया या मुख्य या प्रधान ग्रह कौन सा है, जिसको हम तारा, सूर्य है। ठीक है। तो इसको हम बाहर लेकर आ जाते हैं। ये सूर्य है, सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं, सीधी सी बात है, जो पिंड होते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक। ये चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, इस तरह से पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, सीक्वेंस में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब ये चक्कर लगाते हैं। इसके बाहर के भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि वगैरह। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह हैं। तो ये जो पिंड ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह बोलते हैं। तो एक आपको ग्रह के बारे में पता चल गया। और सूर्य क्या है, तारा है। इस तरह से और भी सौर मंडल है। ब्रह्मांड के अंदर कई सारी आकाशगंगा है, उनके अंदर कई सारे सौर मंडल होंगे। तो उन सौर मंडलों में भी सूर्य एक तारा होता है। तो तारे जो भी हैं, तारे के बारे में आपको पता ही चल गया। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, तो हमने अपने सौर मंडल से इसको समझने का प्रयास किया है। तो उस तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोलते हैं, जो भी पिंड चक्कर लगाएंगे। अब उपग्रह क्या होते हैं, तो ये आपका ग्रह है, मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा लेती है इस तरह से। तो इस तरह से चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, पृथ्वी को चारों ओर घूमते हुए। तो आपको ये पता चल गया होगा कि तारा, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उल्का पिंड वगैरह मैंने पहले चर्चा करी दी है। अब क्या होता है कि ये जैसे हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो नेचुरल उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, चंद्रमा है। लेकिन हमने और भी कई सारी सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है। ठीक है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते तो वो भी एक उपग्रह होता है, लेकिन वो क्या होता है, मानव निर्मित होता है। यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। ठीक। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना है। तो पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, उसके अंतर्गत जो भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, जो भी घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, सतह के अंदर और बाहर पृथ्वी, ये मान लो एक पृथ्वी है, तो इसके अंदर अंदर और बाहर जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो वही परिवर्तन को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, जो है ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के अंदर स्थल मंडल, सबसे ऊपरी परत पर्पटी होती है, पतली सी परत होती है। फिर उसके अंदर स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल का ही भाग है। फिर स्थल मंडल के अंतर्गत जैसे आप नीचे आओगे पर्पटी के नीचे, तो मेंटल के नीचे क्रोड। ठीक, क्रस्ट। अब जैसे मैं इसको फिर से एक पेज लेकर के आपको समझा देता हूं। अब देखिए होता क्या है, ये मान लो पृथ्वी है ये। ठीक, इसकी ऊपरी परत जो होती है, ये, इसको हम क्या कह देंगे, स्थल मंडल। और क्रस्ट वाला भाग हो गया। क्रस्ट के अंतर्गत आ गए हम मेंटल पे, तो ये भाग मेंटल हो गया। फिर इसके अंदर हो गया क्रोड। ठीक, क्रोड वाला भाग हो गया, तो ये क्रोड हो गया। फिर ये वाला भाग आपका मेंटल हो गया, ये वाला भाग पर्पटी हो गया। ठीक, इस तरह से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बगल में भी समझाने का प्रयास करता हूँ, इस तरह से चित्र लेकर के। ये आपका जो है क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया। ठीक है, अभी किससे बना, तो जो आपका क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है। ठीक है,
पूरी तरह से नहीं लिख पाएगा, ठीक। और ये जो आपका मेंटल है ये किससे बना हुआ है, मैग्नीस, यहाँ पर एल्युमिनियम, क्रस्ट में क्या होता है, एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पर सियाल बोलते हैं। सियाल का मतलब सियाल, सीएल या सियाल, ठीक है। सिलिका प्लस एल्युमिनियम। मेंटल में क्या होता है कि मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, तो इसको सीमा बोलते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और कोर में क्या होता है कि निकिल और लोहे की मात्रा ज्यादा अधिक होती है, तो लोहे को हम फेरस बोलते हैं, निकिल प्लस फेरस, ठीक। तो आपको यहाँ पर मैं इसको, अब देखो पहले हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक। फिर यहीं पर इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। फिर मैं एक चित्र बनाता हूँ और मैंने मेंस में प्रश्न भी डाल रखा है। क्रस्ट, मेंटल, कोर को हमने 3 भागों में बांटा। अब इसको हम उनके खनिज के आधार पर, मिनरल जो जो उसमें पदार्थ मिल रहे हैं उनके आधार पर इनको विभाजित करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम सियाल बोलेंगे, ठीक, इसको सीमा बोलेंगे। तो हमने उनके पदार्थों के आधार पर इसको विभाजित कर दिया। पहले क्या हुआ, उनके क्रस्ट मतलब किस तरह से जो चीजें वहां पर उपलब्ध हो रही उस आधार पर हमने बांटने का प्रयास किया। क्रस्ट, मेंटल, कोर को 3 भागों में विभाजित करने का मोटा मोटा प्रयास किया। फिर हमने इनको 3 भागों में पदार्थों के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया। तो सियाल, सीमा और नीफे। फिर इसी तरह से जो है हम इनको एक अलग तरीके से विभाजित, 2 तरीके से तो हमने विभाजित कर दिया, और तीसरा तरीका क्या है, इनको हम विभाजन के आधार पर हम प्रयास करेंगे बांटने का। अब एक पेज और, अब क्या हुआ कि इसको हम ये है पृथ्वी, तो हमने इसको, अब क्या होता है कि क्रस्ट जो है ये क्रस्ट है, ठीक है, सॉरी फिर से मैं बताता हूं इसको। अब क्या है कि ये जो है क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपकी क्रस्ट हो गई, ठीक, क्रस्ट, ये आपकी मेंटल और ये आपका कोर, ठीक। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर को हम अलग अलग तरीके से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। एक अलग तरीका क्या होता है कि आप कुछ विशेषताएं, जैसे ये क्रस्ट है तो इसकी कुछ विशेषताएं इस सीमा पर मिलेंगी, तो इस सीमा को हमने क्या नाम दे दिया। फिर मेंटल और कोर के बीच की कुछ सीमाएं यहाँ पर मिलेंगी तो इनको हमने अलग नाम दे दिया। इसी तरह से कोर के अंतर्गत भी हम कोर को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक इनर कोर, एक आउटर कोर, इसको हम आउटर कोर कहेंगे। अभी मैं चित्र भी लगा रखा हूं, इसको इनर कोर कहेंगे, ठीक है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे, अपर मेंटल, और इसको अलग पेन ले लेता हूं मैं, और इसको लोअर मेंटल, ठीक है, लोअर मेंटल, और ऊपर आपको क्रस्ट मिल गया, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल को भी 2 भागों में बांटा हमने और कोर को भी 2 भागों में बांटा। अब इनको जैसे आप देखते हुए कि क्रस्ट का ऊपरी क्रस्ट जो है, क्रस्ट का कुछ भाग और ऊपरी मेंटल का, अब जैसे ये मेंटल है, मेंटल को 2 भागों में बांटा, फिर ऊपरी मेंटल को भी 2 भागों में बांट दो, ठीक है। तो ये ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ये भाग मिल करके क्या बनाता है, क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट, और ये ऊपरी मेंटल को ऊपरी भाग मिल करके स्थल मंडल बनाता है, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसको स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक। फिर मेंटल का ऊपरी परत होगी, फिर से मैं बता देता हूं, ये यहां पर ये क्रस्ट हो गया, फिर ये मेंटल है, ये मेंटल है पूरा ये भाग। अब मेंटल को 2 भागों में हमने बांट दिया, ये फिर ऊपरी मेंटल, ये ऊपर का मेंटल है, ये नीचे का मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा। अब ये भाग ऊपरी मेंटल को ऊपरी भाग प्लस क्रस्ट मिल करके स्थल मंडल बनाता है, ठीक है, ये जो बना दिया हमने इधर ये। फिर ठीक है, फिर
मेंटल को दो भागों में बांट करके ऊपरी मेंटल को भी दो भागों में बांटा, तो अब ऊपरी मेंटल का निचला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल मंडल, जिस पर प्लेटें तैरती, जिसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। इसका चित्र मैंने लगा रखा, अभी ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके नीचे जो है, इसको हम लोअर मेंटल को मध्य मंडल बोलते हैं, सॉरी हाँ मंडल, मध्य मंडल बोलते हैं। फिर आपका जो है केंद्र आ जाता है, ठीक, केंद्र मंडल, ठीक। अब क्या होता है कि इनको हमने जो है अलग अलग भागों में अभी तो ऐसे बांट के दिया, फिर इनको जो है अलग अलग डिसकंटिन्यूटी, असांतत्य के रूप में बांटते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मिलती हैं। तो जब क्रस्ट को, जैसे ये मान लो यहां पर मैं चित्र बनाता हूं, तो क्रस्ट को अगर दो भागों में बांटता है, तो क्रस्ट को दो भागों में कौन बांट रहा है, इसको कोनोरोड बोलते हैं। इसका चित्र मैंने लगा रखा, सीधे मैं वही समझा देता हूं। ये ठीक है, क्रस्ट, ये आपका जो है क्रस्ट जो है आपकी मोटी परत होती है। तो ये आपका जो है क्रस्ट को दो भागों में कौन बांट रहा है, ये बांट रहा है ना कोनोरोड। डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का मतलब असांतत्य, इसको बोलते हैं। यूपीएससी में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। असांतत्य का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो दो गांव है, एक गांव ये है, एक गांव ये, तो ये बीच का जो क्षेत्र होगा, ये संक्रमण का क्षेत्र होगा। इस गांव की भी कुछ विशेषताएं मिल रही होंगी, इस गांव की भी कुछ विशेषताएं मिल रही होंगी, ठीक है। आप जैसे तालाब और समुद्र, ये मान लो समुद्र है, ये आपका महाद्वीप है, ये समुद्र है। तो समुद्र की कुछ विशेषता, इस क्षेत्र में कुछ समुद्र की भी विशेषताएं मिल रही होंगी, कुछ आपकी महाद्वीप की विशेषताएं मिल रही होंगी, इसलिए ये संक्रमण का क्षेत्र होता है। इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी ये, ठीक है। फिर क्रस्ट को मेंटल से कौन अलग कर रहा है, मोहो अलग कर रहा है। फिर मेंटल को भी दो भागों में बांटते हैं हम, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से कौन अलग कर रहा है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से। फिर आपको मेंटल, ये मेंटल है, मेंटल को कोर से कौन अलग कर रहा है, गुटनबर्ग, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर इनर कोर को अपर कोर से कौन अलग कर रहा है, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक, इनर सॉलिड कोर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सीधे हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल कोर क्रस्ट क्या होता है, ठीक। अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप चर्चा कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल, मोल्टन, आउटर कोर मतलब पिघली हुई अवस्था में होता है। जो आपका जो कोर है, ये कोर एरिया है, कोर के ऊपर अपर कोर जो होता है, आउटर कोर होता है, वो पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। तो जब भूकंप आप पढ़ोगे तो मैं इनको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये जो है पिघली अवस्था में जो है एस वेव जो होती है, एस तरंग, वो वहां पर गायब हो जाती हैं, वो उसका शैडो जोन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको बता दिया वही चीज मैंने, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, अब प्लस क्रस्ट मिलाकर के लिथोस्फेयर बनता है। फिर अपर मेंटल की निचली परत, एस्थेनोस्फेयर, दुर्बल मंडल, इसी पर प्लेटें जो है तैरती हैं। फिर मध्य मंडल को हम, मेंटल की निचली परत जो होती है उसको हम मध्य मंडल बोलते हैं, ठीक, मध्य मंडल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आउटर कोर है, कोर को हम दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक। फिर इसी को मतलब केंद्र मंडल भी बोलते हैं। आउटर कोर, इनर कोर दोनों मिलाकर केंद्र मंडल, हमने बता दिया। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर तक है, ठीक। इसका चित्र मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा सबसे लास्ट में। ये चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर अलग से परपटी के बारे में चर्चा करनी थी। तो देखिए, ये महाद्वीपी परपटी जो है, ये 35 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। महाद्वीप जो है, महाद्वीपी सतह पर जो है, जो परपटी का जो है पाई जा रही है, वो 35 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जा रही है। लेकिन समुद्री सतह पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक का है। तो यहाँ पर हम इसको 35 किलोमीटर मान लेंगे, 35, और यहाँ पर क्या है, 5 किलोमीटर। तो वही चीज वहां पर बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है,
ये किससे बनी? सियाल से, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। यहाँ जो 5 किलोमीटर वाली है ये इसका घनत्व अधिक है, तो ये क्या है? ये किससे बनी? सीमा से बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया, आपको समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ इसको। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप संयुति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक, आपको पता चल गया होगा। तो इसके बाद क्या है? 5, महाद्वीपीय संयुति मुख्य रूप से सिलिका एल्युमिनियम से बनी है, आपको मैंने बता ही दिया। जैसे खनिजों से बनी, मिनरल से बनी हुई, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ठीक, महासागर की पर्वती मुख्यतः सिलिका प्लस मैग्नीशियम पे बनी हुई है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम कहा जाता है। आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? अगर कोई समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट करिए। यहाँ पर मैंने इसको भी पूरी तरह से आसान तथ्य बताने का, डिसकंटिन्यूटी बताने का प्रयास किया है। डिसकंटिन्यूटी से संबंधित अगर प्रश्न आपको दिक्कत करता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ठीक, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, आपको बता ही दिया मैंने। पर्पटी के नीचे, पर्पटी को जो है, हाँ पर्पटी मैंने बता ही दिया। पर्पटी जो क्रस्ट को एक तरीके से, हाँ ठीक है कोई दिक्कत। हाँ, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है। मैंने सब कुछ बता दिया है, ये केवल लिखा हुआ पहले मैंने समझा दिया इसीलिए। जिसकी त्रिज्या, अब देखिए जो अब ये है, ये क्रोड है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। अब क्या है कि क्रोड देखने में अभी यहाँ पर चित्र में छोटा लगे, लेकिन इसकी जो त्रिज्या है ये 3500 किलोमीटर है। मान लो ये क्रोड है, हम बाहर निकाल रहे हैं इसको हम यहाँ ले आए। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है? 3500 किलोमीटर है। ठीक, और अगर हम इसको इस मेंटल को बाहर लाते हैं, तो मेंटल को अगर बाहर लाते हैं, ये मेंटल, इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी हो गई? कोर की हो गई। तो जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर, ये मुख्यतः निकल या लोहे की बनी होती है। अच्छा, ये ठोस अवस्था में होती है, आपको पता होगा, मैंने पहले बताया कि वो तरल अवस्था में है। आउटर कोर, जैसे ये कोर है, इसके बाहर का भाग, ये बाहर का भाग तरल अवस्था में है और अंदर का भाग ठोस अवस्था में। लेकिन हमने एक अध्ययन पढ़ा है कि आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाओगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। लगभग 90 किलोमीटर के बाद, 90 किलोमीटर के आसपास तापमान इतना अधिक हो जाता है कि उसके अंदर जाना मुश्किल काम है। मतलब लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, 2700 डिग्री सेल्सियस, 1800 से। तो जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा कि नीचे जो जितनी भी कोई भी पदार्थ है वो इतने टेम्परेचर हो जाता है कि कोई भी पदार्थ 1800 से 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आते पिघल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी जगह पर ताप के साथ साथ हम अगर उसका प्रेशर भी बढ़ा देते हैं तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहेगी। इसलिए जो इसका कोर है, ये कोर क्या है? ठोस अवस्था में बना रहता है। अब आपको लगेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको पिघल जाना चाहिए, तो ये पिघला क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इस पर टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा। तो किसी भी चीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पिघलने की जो अवस्था होती है। मान लो किसी वस्तु की जो है 50 डिग्री में कोई पदार्थ या वस्तु पिघल जाती है, लेकिन अगर हमने उसके टेम्परेचर जो है क्या कर दिया? बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। लेकिन हमने उसका प्रेशर बढ़ा दिया तो वो वस्तु, प्रेशर बढ़ने के साथ वो वस्तु नहीं पिघलेगी। ठीक है, इसको अगर अलग से मुझे बताओगे तो मैं इसको समझा दूंगा यहाँ पर, अगर शायद आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली, ये मैंने बता दिया। महासागरीय पर्पटी, महाद्वीप में महाद्वीपीय पर्पटी, महाद्वीप में, महासागर में महासागरीय पर्पटी। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है, सिर्फ 1 हिस्सा प्रतिशत, और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। क्रोड का जो हिस्सा है वो सिर्फ 15% है, 15% है, और जो मेंटल है वो 84% है। 1% केवल और केवल जो है पर्पटी है। और पृथ्वी की जो टोटल त्रिज्या है, त्रिज्या आपको पता ही होगी, रेडियस। तो मान लो अगर पृथ्वी है ये,
ये पृथ्वी है, तो इसका टोटल जो है त्रिज्या, टोटल त्रिज्या कितनी है? 650 किलोमीटर लगभग। ये एग्जैक्ट लिख दिया है 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको पढ़नी है। हो सकता है यूपीएससी इस तरह के कोड या आंकड़े लेकर के दे दे और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए ये साइड में जो लिखे होते हैं ना, यूपीएससी अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन उठाए तो लगभग साइड से जो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ते जाते हैं और पीछे की चीजें सीधे सीधे जो मेन कंटेंट दिया हो उसको पढ़ते जाएंगे, लेकिन साइड की चीजों को भूल जाते हैं, जबकि साइड में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं और यूपीएससी यहीं से जो है एक्सपेरिमेंट को उठा करके और उससे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। जैसे पिछली कक्षाओं में पारितंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और वो साइड में ही दिया हुआ था, सीधे सीधे यूपीएससी ने उठा के पूछ लिया। अगर आप इनको गूगल में सर्च करके एआई इन सब चीजों का यूज करिए और पढ़िए और देखिए फिर कैसे नहीं समझ में आता है, फिर यूपीएससी उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए सैल एवं खनिज में अंतर आपको पता है। पृथ्वी की, अब मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों, सैलों को मतलब चट्टानों से बनी है। ठीक है, खनिज मैंने बता दिया, जैसे लोहा, निकिल, ठीक है, और भी पृथ्वी के अंदर जो जो पदार्थ मिलते हैं, एल्युमिनियम, 3 चीजें तो आपने पढ़ी ली। इस तरह से जो पदार्थ मिलते हैं उनको हम खनिज की संज्ञा देते हैं। खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खनिजों का प्रयोग बहुत सारी दवाओं में प्रयोग होता है। मिनरल आप देखते हो, बॉडी में भी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हाँ, बॉडी के लिए डेली जो है कुछ एसेंशियल मिनरल होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस तरह से इसका महत्व समझ सकते हो। तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल आप समझ गए। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। ठीक, मैं इनको तीनों को बता देता हूं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सैल को आग्नेय सैल कहते हैं। प्राथमिक सैल भी कहते हैं आग्नेय सैल को, क्योंकि सबसे पहले इसी का ही निर्माण होता है। आग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इसको अलग से मैं एक बार बताने का प्रयास करता हूं। अब देखिए क्या होता है। क्या होता है कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है पिघली अवस्था में, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाओगे, अब जैसे मैंने अभी बताया 90 किलोमीटर की गहराई पर जाओगे तो कोई भी वस्तु लगभग वहां का तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास से 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है। तो कोई भी वस्तु इस अवस्था में इस डिग्री सेल्सियस पर बचेगी नहीं, उसका अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। तो ये जो इस पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है, वही मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा का रूप लेता है। इसी को हम ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है कि जब मैग्मा, गर्म गलित पदार्थ जो है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा ऐसे, तो ये सबसे पहले वहां कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? अग्नि चट्टान का निर्माण होगा। अग्नि चट्टान का निर्माण होगा। अब चट्टाने, अग्नि चट्टान भी 2 प्रकार की होती है। तो क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है, ये सतह है, पृथ्वी की सतह पर जैसे ये गर्म गलित पदार्थ बाहर निकलता है, गर्म गलित पदार्थ जैसे ही बाहर निकलेगा, इसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ही गर्म गलित पदार्थ बाहर आया तो ये अग्नि चट्टान 2 प्रकार के इसको बताया। एक तो बहिर्वेदी चट्टान बन जाएगी, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान 2 प्रकार की। तो बाहर जो पदार्थ आ गया इसको बहिर्वेदी चट्टान बोल देंगे, बहिर्वेदी अग्नि चट्टान। और अंदर जो पदार्थ रह गया इसको अंतर्वेदी बोल देंगे, अंतर्वेदी। तो बहिर्वेदी, अंतर्वेदी समझ गए। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये गर्म गलित पदार्थ जैसे जैसे ये जैसे करके बाहर निकलता है तो क्या होता है कि जो पदार्थ जितनी जल्दी ठंडा होगा, तो क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ ठंडा हुआ, जितनी जल्दी ठंडा होगा, तो जैसे कि ये आकार है, अब क्या गर्म है, तो जब तक गर्म होता है तो इसका आकार बढ़ता रहता है, इसे बढ़ता रहेगा। अब जैसे ठंडा हो गया तो यहीं पर ये रुक जाएगा। अब क्या है कि जैसे ये कोई पदार्थ है, अब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। अगर ये यहीं पर ठंडा हो गया तो इसका आकार इतना ही रहेगा। ठीक, तो अब क्या होता है कि जब गर्म गलित पदार्थ बाहर आ जाएगा तो बाहर क्या होता है कि सतह ठंडी होती है, बाहर का वातावरण ठंडा होता है, तो इसलिए इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा होगा। तो इसके पदार्थ के कण क्या होंगे? छोटे छोटे होंगे, महीन होंगे। और अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ अंदर है
वो गर्म ही अवस्था में रहता है, और जब गर्म अवस्था में रहेगा तो वो कैसा रहेगा, उसका आकार धीरे धीरे धीरे, जैसे ये मैंने यहाँ पर समझाया, ये बड़ा होता चला जाएगा। और बड़ा होते 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 अंदर जो पदार्थ पाए जाएंगे, अंदर जो चट्टानें पाई जाएंगी, वो बड़े आकार की पाई जाएंगी। इसलिए वहां क्या हो गया, बाहर जो बहिर्वेदी चट्टान है वो क्या हो गई, छोटे आकार मतलब छोटे महीन कणों से बनकर के तैयार होती है। और जो आंतरिक अंतर्वेदी चट्टानें हैं, आंतरिक जो चट्टानें हैं, अग्नि चट्टानें, वो कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती है, बड़े बड़े उनके जो है चट्टानों के आकार होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो ठोस पदार्थ बाहर आया वो क्या ठंडा होकर के आकार छोटा ले लेगा तो उसको महीन बोल देंगे, अंदर जो रहेगा वो बड़े आकार लेगा तो उससे अंदर। तो इसके उदाहरण बहिर्वेदी में क्या होता है, बेसाल्ट जैसी चट्टानें मिलती हैं, बेसाल्ट जैसी चट्टानें बनेंगी, ठीक है। और अंतर्वेदी में क्या होगी, ग्रेनाइट जैसी चट्टानें मिलेंगी। अब देखिए यही अग्नेय चट्टान क्या हो जाती है, अभी इसका पहली बात तो आर्थिक महत्व नहीं होता। आर्थिक महत्व का मतलब क्या है कि अग्नेय चट्टान जब गर्म इतनी ज्यादा टेम्परेचर होता है तो कोई भी वस्तु इसमें होगी वो सब जलकर राख हो जाएगी। तो जैसे जीवाश्म ईंधन वगैरह, जैसे अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन वगैरह मिल जाते हैं तो हमें पेट्रोलियम ईंधन वगैरह प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका आर्थिक महत्व होता है, पेट्रोल डीजल आप देखते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। तो ये क्या होता है, अग्नेय चट्टानें क्या है, अग्नेय चट्टानें अग्नेय चट्टानें जो है टूट गई, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके हवाओं के द्वारा, ठीक, जल के द्वारा, हिमकणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के निक्षेपित कर दी जाती है। अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ये इकट्ठा हो गई। अब ये जहाँ पर इकट्ठा होती हैं वहीं पर पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह जो होते हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, वो यहीं पर आकर के जब ये दबते हैं, इनके अंदर दब जाते हैं। और जीवाश्म, अब जब पेड़ पौधे इनके अंदर दबेंगे तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, इनका चट्टान का निर्माण होता है, औषाधी चट्टानों का निर्माण होता है। और जब औषाधी चट्टानों में तो इनका आर्थिक महत्व होता है, इसलिए क्योंकि इनके अंतर्गत जो जीवाश्म वगैरह दब गए उसमें अधिक तापमान और दाब के कारण वो क्या बन गए, जीवाश्म ईंधन बन गया। जीवाश्म और भी वस्तु, कोयला, डीजल, पेट्रोल, इस तरह से जो है हमें वहां पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इसका आर्थिक महत्व होता है। अब इसी अवसादी चट्टान से कायांतरित अग्नेय चट्टान से भी अत्यधिक ताप और दाब पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कायांतरित चट्टान में चेंज हो जाएगी। और अवसादी चट्टान में भी अत्यधिक ताप और दाब बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, ये भी जो है कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाएगी। कायांतरित का मतलब काया में परिवर्तन, काया मतलब क्या होता है, बॉडी, शरीर, तो काया, इसीलिए इसको कायांतरित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे और भी चित्र लगा हुआ, किस तरह से सेल चक्र जो होता है वो मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अग्नेय सेल लिखा हुआ है, जो चीजें मैंने बताई। सेल 3 प्रकार की होती है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित या रूपांतरित सेल। अग्नेय सेल को अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी, मैंने यहाँ अंतर्वेदी में ग्रेनाइट जैसी चट्टान का निर्माण होता है, बहिर्वेदी में बेसाल्ट जैसी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, अवसादी, इसमें इसका एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, इससे क्या बना हुआ है, लाल किला। कायांतरित या रूपांतरित चट्टान संगमरमर पत्थर है, इससे क्या बना हुआ है, तुम्हारा ताजमहल। ये बहुत ज्यादा जानने का। अब देखिए खनिज क्या होते हैं, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ठीक, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। कुछ उपयोग ईंधन, देखिए यहाँ पर लिखा है, ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, इस तरह से बहुत सारे खनिज, कैल्शियम, इस तरह से जो भी खनिज प्राप्त होंगे उनका बहुत महत्व होता है। आपको पता ही अग्नेय जो चट्टान है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि वहां पर वो सारी चीज जो पदार्थ होते हैं पिघल जाते हैं, और पिघलने की वजह से उसका आर्थिक महत्व अग्नेय चट्टान का नहीं होता है। लेकिन अवसादी चट्टान का आर्थिक महत्व होता है, क्योंकि अवसादी चट्टानों में क्या होता है, छोटे छोटे, यही अग्नेय चट्टान ये टूट करके, बिखर करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। अब यही छोटे छोटे टुकड़े जल के द्वारा, हवाओं के द्वारा या पवन के द्वारा
हिम के कणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान गत्यात्मक क्रिया के द्वारा। गत्यात्मक क्रिया का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। जब मैं अलग से सेशन लूंगा तो उसको अलग से ज्योग्राफी बताने का प्रयास करूंगा भूगोल को। अभी क्या है कि हम एनसीईआरटी तक ही सीमित रहने का प्रयास करेंगे। तो अलग अलग स्थान इनको जो है उठा करके अवसादी चट्टानों को जो अलग अलग पदार्थ है जो चट्टाने छोटे छोटे टुकड़े हैं, अग्नेय चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जब एक जगह इकट्ठा कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा, जल के द्वारा और हिमकणों के द्वारा। जब एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो ये इकट्ठे का मतलब निक्षेपित कर दिए जाते हैं। अच्छा शब्द क्या है? निक्षेपित। इसका यूज करिएगा आप मेंस में। निक्षेपित कर दिए जाते हैं तो क्या हो जाता है? किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान का आर्थिक महत्व होता है, ठीक, क्योंकि इसी पर जो है जीवाश्म ईंधन वगैरह बनते, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु वनस्पतियां इसी में दब करके इकट्ठे रहती है और लाखों करोड़ों वर्ष बाद इनका जो है आर्थिक महत्व हमें देखने को आज भी मिल रहा है। जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले इन चट्टानों के नीचे जो भी पदार्थ, जो भी जीवाश्म जीवित वनस्पतियां वगैरह दब गई तो वो हमें आज देखने को मिलता है। देखिए आप पेट्रोलियम कंट्रीज वगैरह, पेट्रो कंट्रीज वगैरह में देख सकते हो आप, सऊदी अरब वगैरह है ना, इन जगह पर आप देख सकते हो, इराक ईरान वगैरह में, कि पेट्रोलियम किस तरह से वो लोग पेट्रोल और ईंधन जीवाश्म ईंधनों का व्यापार करते हैं और हमको भी खरीदना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए ये जो है महत्व हो जाता है। कायंत्रित शैल मैंने बता ही दिया कि जब ये आग्नेय चट्टान भी कायंत्रित शैल में परिवर्तित डायरेक्ट हो सकती है और अवसादी चट्टान भी डायरेक्ट कायंत्रित में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर जब अधिक बढ़ेगा तो ये सीधे कायंत्रित में बदले। अभी हम शैल चक्र पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज बताई दी थी, लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अब ये देखिए ये तुम्हारी शब्दावली हो गई। अब ये शब्दावली एनसीईआरटी पढ़ते समय जो नए अभ्यर्थी हैं इन शब्दावलियों को अपने कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि ये शब्दावली ही आपको इस्तेमाल करनी है। अब आप वहां पर ये थोड़ी कहते घूमोगे। अच्छा देखो, ये शब्दावली तैयार कर लेने से क्या होता है कि हमको शब्दों का चयन एक तो अच्छा हो जाता है, और दूसरे जब हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा शब्द न लिख करके कम शब्दों में ही अपनी बात कहने का। अब तुम ये क्या लिखोगे? जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवसादी चट्टानों में दब कर इकट्ठे हो जाने से, इस तरह से न लिख कर सीधे जीवाश्म लिख दोगे तो जीवाश्म ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाए, चट्टानों के नीचे ये दबे होंगे तभी जीवाश्म, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप, इग्नियस लैटिन शब्द है जो इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का मतलब आग। सेडिमेंट्री जो इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान को, तो लैटिन शब्द सेडिमेंटन से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक, जैसा मेटामॉर्फिक चट्टाने आपको पता ही होगी क्या, कायंत्रित चट्टाने। ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस, जिसका मेटामॉर्फस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ठीक। इसी को कायंत्रित चट्टाने बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए शैल चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर जानना है। अब देखिए गर्म गलित पदार्थ, ये मैग्मा जो होता है गर्म गलित पदार्थ है, ठीक। तो ये क्या है? गर्म गलित पदार्थ जब क्या होता है, चट्टानों को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, तो यहीं पर क्या होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो अंदर की परतों में जो पदार्थ जम गया, ठीक है, अंदर की परतों में जो जम गया तो उसको अंतर्वेदी अग्नि चट्टान बोलते हैं। अब बाहर निकल आया तो इसको बहिर्वेदी हमने पढ़ ही लिया सारी चीजें। अब क्या है कि अग्नि चट्टान का निर्माण हो गया। अग्नि चट्टान टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में फूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, तो इसको हम अवसाद बोलते हैं। यही अवसादी चट्टानों को निर्माण करता है। ये अवसाद क्या होते हैं? हवाओं के द्वारा, पवन के द्वारा, जल के द्वारा, हिम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा करके निक्षेपित कर दिए जाते हैं। उन्हीं पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसी अवसादी चट्टान में अत्यधिक ताप और दाब, प्रेशर बढ़ जाने से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। और यही कायंत्रित चट्टान फिर से गर्म गलित पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है। कब? जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो यही गर्म गलित मैग्मा अग्नि चट्टान का निर्माण कर सकता है, और अवसादी चट्टान भी कायंत्रित चट्टान में बदल सकती है, ठीक। और ये अग्नि चट्टान भी डायरेक्ट कायंत्रित चट्टान में, इसी को अग्नि चट्टान में अत्यधिक तापमान, मान लो अगर अग्नि चट्टान को अगर टुकड़े ना हो, उसके टुकड़े छोटे छोटे, अवसाद न पैदा हो, अवसाद न बने, और सीधे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो कायंत्रित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसके टुकड़े हो गए तो ये अवसाद बन गए। यही अवसाद क्या हो जाएंगे?
निक्षेपित कर दिए जाएंगे, किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा, जल के द्वारा और हिम के द्वारा। एक स्थान से दूसरे स्थान निक्षेपित कर दिए जाएंगे तो अवसादी चट्टान बन जाएगी। और जैसे उस अवसादी चट्टान में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा, कायांतरित में बदल गई। तो ये होता रहता है कायांतरित चट्टान। ठीक, अब कायांतरित चट्टान में क्या हो गया, उसके भी अवसाद बन जाएंगे तो अवसाद बन जाएंगे, तलछट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ प्रश्न लगाए हैं तो आप इनको करिए अगर चाहो तो। मैं वैसे मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं आपको ये प्रश्न कराऊं, क्योंकि आप स्वयं से करिए, कमेंट करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं। ठीक, तो ये प्रश्न मैं कर ही देता हूँ। पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी मैंने आगे जो पढ़ा था उसमें लिखा ही हुआ है। फिर दूसरा लिखा होगा, महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होती है। सीधी सीधी ये गलत बात लिखी। महाद्वीपीय पर्पटी जो है 35 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, आपको पता होगा, जिसको हम सियाल बोलते हैं। महासागरीय पर्पटी 5 किलोमीटर का होता है, तो ये गलत हो गया। तो उपयुक्त में से क्या सही होगा? केवल एक सही होगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, सबसे पतली परत होती है, आपको पता ही होगा। ठीक, फिर आपका दूसरा आ गया, कथनों पर असत्य कथन। अब देखिए ये यहाँ पर सीखना, यही शब्द सीखना, असत्य। अब क्या होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होता है कि उत्साह में आ जाते हैं कि हाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब आगे पढ़ा ही नहीं, सत्य, उनको लगता है सत्य लिखा हुआ है। ये यूपीएससी ये चीजें बहुत सीखनी, यहीं पर आप सीख लीजिए ये सब चीजें। असत्य बार बार इसको हाईलाइट के, जब भी ये प्रश्न आप पीटी के प्रश्न हल कर रहे होंगे और इस तरह की शब्दावली आ जाए, तुरंत उसको हाईलाइट करिए, तुरंत उसको मार्क करिए और उसको समझिए कि ये असत्य बोले, अच्छा ठीक, और उत्साह में आकर के हाँ हाँ मुझे तो पता है, ठीक, तो उससे क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस तरह से। फिर घर में आके देखते हो तो फिर सर पकड़ के रोते हो। तो महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी, बिल्कुल सत्य बात है, सियाल से बनी। महासागरीय पर्पटी सिलिका और आयरन से बनी, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी, जिसको सीमा बोलते हैं, तो गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे, पृथ्वी की सतह जो पर्पटी है उसके नीचे मेंटल मिलता है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे तो ये असत्य, पहली बात तो यही असत्य हो जाएगा, लेकिन और भी हम पढ़ लें। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकेल और फेरस से बनी है, निकेल और लोहे की बनी। तो 3 सत्य हो गए, 1 2 3, दूसरा गलत हो गया। यहाँ पे जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? कायांतरित बोलते हैं, अवसादी बोलते हैं, अग्नेय बोलते हैं कि जीवाश्म युक्त सेल बोलते हैं? अग्नेय चट्टान, सीधी सी बात है। गर्म गलित पदार्थ या द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक, और उसके टुकड़े हो जाएंगे, छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह निक्षेपित कर दिए जाएंगे तो अवसादी बन जाएगा, और उसमें ताप और दाब बढ़ जाएगा तो कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगी। पृथ्वी के कुल आयरन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? अब ये चीज, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ये आप करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप हल करिए, बाद में कमेंट में बताइएगा। अगर दिक्कत होगी तो मैं इसकी चर्चा कर दूंगा अगले प्रश्न में। ठीक है, फिर क्या है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी सेल, ये सब मैंने पढ़ा दी है, इनको भी आप करने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा, ये भी आप करिए। कायांतरित चट्टान किससे कौन सी चट्टान बनी है? ठीक है, सारे प्रश्न अगर मैं हल कराऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, इनको आप हल करिए और जहां भी दिक्कत आती है मुझे बताइए। ठीक, मेंस का प्रश्न मैंने एक ऐड किया 2018 का। देखिए डायरेक्ट मैंने जो पढ़ाया उससे तो नहीं है, लेकिन मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए, प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक, अब मेंटल प्लूम क्या होता है? मेंटल प्लूम क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह है उसके अंतर्गत गर्म गलित जो पदार्थ होता है, मैग्मा होता है, वो मैग्मा जब बाहर की ओर आता है तो सतह से परपटी के, ये परपटी, तो परपटी बाहर नहीं आया, परपटी के अंदर ही है, और जो है इस तरह से अंदर, तो ये जो स्तंभ अनुमा संरचना होती है इसी को मेंटल प्लूम बोलते हैं। अब इससे संबंधित मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पर ऐड कर दिया, आपको दिखा भी देता हूँ। ये चित्र, ये देखिए चित्र, मेंटल प्लूम किसे कहते हैं? स्तंभ अनुमा संरचना बन जाती है, हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र। ये ऐसे जो क्षेत्र आपको हवाई द्वीप में मिल जाएंगे, लाल सागर में दिख जाएंगे, अदन की खाड़ी में दिख जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको लगा भी दिया है, आप इसको हल मत करिएगा प्रश्न को, केवल आप इसको कंटेंट को पढ़िए, 2-3 बार आप कंटेंट को पढ़ेंगे तब एक बार प्रयास करिए हल करने का। बाकी मैंने जो है यहाँ पर प्रश्न ये लगा रखा है मुख्य परीक्षा का
ये इसकी 100 शब्दों में, इसको मैंने खुद से बनाया, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक में भी मैं आज डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम के लिंक पर उसको सबमिट कर दीजिएगा। अगर दिक्कत आती है तो मैं इसकी चर्चा भी कर दूंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसको वर्गीकृत जैसे मैंने बताया ही वर्गीकरण उसका, वैसे आप वर्गीकरण करने का प्रयास करिएगा। इसको मैं बता देता हूँ, किसी ग्रह के आंतरिक भाग से सतह की ओर, मेंटल प्लूम के बारे में है, आप इसको मैं पढ़ देता हूं। किसी ग्रह के, अलग तरह का पेन ले लो तो ज्यादा सही है। किसी ग्रह के आंतरिक भाग से सतह की ओर उठने वाली गर्म मेंटल चट्टान को मेंटल प्लूम कहते हैं। बहुत जटिल शब्द लिखे हुए हैं, सीधे सीधे आपको लिखना है कि गर्म गलित पदार्थ मैग्मा जब बाहर की ओर आने का प्रयास करता है लेकिन पर्पटी के आधार पर ही जमा हो जाता है, तो उसे हम जो स्तंभनुमा संरचना बनती है उसको हम मेंटल प्लूम की संज्ञा या मेंटल प्लूम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज ऐसे ऐसे मैग्मा बाहर आता है, इसी स्तंभनुमा संरचना के रूप में बन जाता है। ये पिघली हुई चट्टानें, ये पिघली जो चट्टान है ये क्या होगी, ये पिघली हुई चट्टानें हैं जो मध्यवर्ती या मेंटल परतों के माध्यम से दबाव बनाती हैं और क्रस्ट के आधार पर जमा हो जाती है। ये अत्यधिक मजबूत होते हैं, इसलिए दरार और प्लेटों के निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं होती हैं। मेंटल प्लूम से पिघली हुई चट्टान फ्लड बेसाल्ट के रूप में विस्फोट करती हैं और विशाल ज्वालामुखी मैदान बनाती है। आगे मैं ज्वालामुखी भूकंप वगैरह जब मैं चर्चा करूंगा तो उस पर और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या है। पृथ्वी पर इस भूगर्भीय घटना का सबसे अच्छा उदाहरण लाल सागर। अब आप इसको लाल सागर को मैप पर, एटलस पर देखने का प्रयास करिएगा। अदन की खाड़ी, अफ्रीकी रिफ्ट वैली वगैरह मैं सब बताऊंगा आपको। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर, और येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, के क्षेत्र में भी इस घटना को देखा जा सकता है। यहाँ बड़े ज्वालामुखी क्षेत्र को बनाने के लिए प्लूम से निकलने वाला मैग्मा दरारों से बाहर आता है। ठीक, अब आपको यही चीज मैंने बताया ना, ये प्रॉपर्टी, ये तो गर्म गलित पदार्थ एक पाइप नुमा संरचना के रूप में बाहर आने का जब प्रयास करता है प्रॉपर्टी के आधार में ही जमा हो जाता है, तो इसको ये स्तंभ नुमा संरचना होती है, इसी को मेंटल प्लूम बोलते हैं। तो मेंटल प्लूम आपको समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आज का जो है क्लास खत्म हो गई यहीं पे। तो यहीं पर दोस्तों इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।